हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पोर्शन में हम स्टडी कर रहे थे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स प्रोसेस के बारे में। इस चैप्टर के थर्ड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, पानी में रिडॉक्स स्थायित्व के बारे में। रिडॉक्स स्टेबिलिटी क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी स्पीसीज है या कोई भी मटेरियल है, जब वो किसी सॉल्वेंट या किसी दूसरी स्पीसीज के कांटेक्ट में आती है तो या तो वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रख सकती है या वो उसके साथ रिएक्शन शो कर सकती है। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स प्रोसेस की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो स्पीसीज या स्टेबल रहेगी या फिर रिडॉक्स प्रोसेस में भाग लेगी। वो स्पीसीज स्टेबल रहेगी या रिडॉक्स प्रोसेस में भाग लेगी, ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर किस प्रकार का है, जो सॉल्वेंट हमने वहाँ पर यूज़ किया है उसका नेचर किस तरह का है, जिस कंडीशन में उसको डिजोल्व किया है वो कंडीशन क्या है, दैट मीन्स पीएच क्या है, और उस सॉल्वेंट में दूसरे कौन कौन से पदार्थ प्रेजेंट हैं, उनकी जो क्वांटिटी है उस पर भी उसके इंट्रैक्शन की जो नेचर है वो डिपेंड करती है। कोई भी सॉल्वेंट ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर सकता है, जिसके कारण वह सॉल्यूट स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी है या रिएक्टिविटी है उसको प्रभावित करता है। इस कारण ही जब किसी मटेरियल को हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो कुछ सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट रिएक्ट हो जाता है और कुछ में वो अनरिएक्ट फॉर्म में ही रह जाता है। किसी सॉल्वेंट के लिए एक स्पेसिफिक पोटेंशियल रेंज होती है जिसमें सॉल्यूट स्पीसीज स्टेबल रह सकती है और रिडॉक्स प्रोसेस में भाग नहीं लेती है। ये जो पोटेंशियल का रेंज है इसे ही हम उस सॉल्यूट स्पीसीज के लिए सॉल्वेंट की रिडॉक्स स्टेबिलिटी रेंज कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में रिडॉक्स स्टेबिलिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिडॉक्स स्टेबिलिटी का मीन हुआ कि किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट मटेरियल किस पोटेंशियल रेंज में स्टेबल फॉर्म में रह सकता है, ये उसका रिडॉक्स स्टेबिलिटी होता है। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। पानी के अंदर किसी स्पीसीज की या किसी सॉलिड मटेरियल की रिडॉक्स स्टेबिलिटी क्या होगी, या वो रिडॉक्स पोटेंशियल रेंज कौन सी है जिसके बीच में सॉलिड मटेरियल स्टेबल कंडीशन में रह सकते हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है तथा ये सामान्य ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो वाटर के लिए भी स्पेसिफिक पीएच पर पोटेंशियल का रेंज होता है जिसमें
कोई स्पेसिफिक सॉल्यूट स्पीसीज स्टेबल रह सकती है, और वो रेंज ही वाटर स्टेबिलिटी रेंज या रिडॉक्स स्टेबिलिटी कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इसमें आप ये डॉटेड एरिया देख रहे हैं, इस डॉटेड एरिया में ये रिडॉक्स स्टेबिलिटी रेंज है या रीजन है। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल एक्सेस हैं ये पीएच को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाइन है ये पोटेंशियल वैल्यू में जो वेरिएशन आ रहा है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि pH 4 से pH 9 के बीच में ये स्पेसिफिक रीजन है, जिसके लिए ये लोअर पोटेंशियल वैल्यू है। यहाँ pH 4 पर, ये pH 4 पर हायर पोटेंशियल वैल्यू है, ये pH 9 पर लोअर पोटेंशियल वैल्यू, और ये pH 9 पर हायर पोटेंशियल वैल्यू है। इसके बीच में वाटर के अंदर डिजोल्व स्पीसीज स्टेबल फॉर्म में रह सकती है। तो ये रीजन कहलाएगा रिडॉक्स स्टेबिलिटी फील्ड। तो हम क्या कह सकते हैं, pH व E के मध्य स्ट्रेट लाइन कर्व करने पर एक ऐसा फील्ड बनता है जिसमें सॉल्यूट स्पीसीज स्टेबल रह सकती है। इस फील्ड को ही स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर कहा जाता है। यहाँ हमने pH 4 और pH 9 जो लिया है, ये इसलिए लिया है कि सामान्यतः जो नदी या झीलों में जो पानी होता है उसका pH भी 4 से 9 के बीच में ही पाया जाता है। तो जब हम वाटर के लिए यहाँ पर इस रिडॉक्स स्टेबिलिटी रेंज को देखते हैं, तो यहाँ pH 4 पर जो लोअर रेंज है ये लगभग -0.4 वोल्ट या उससे थोड़ा सा कम रहता है, और जो हायर रेंज है वो अबाउट +1.0 वोल्ट, ये लगभग 1.0 वोल्ट। pH 9 पर जो लोअर पोटेंशियल वैल्यू है वो लगभग -0.6 वोल्ट से स्टार्ट होती है, और pH 9 पर जो हायर रेंज है वो लगभग, ये वाली जो है वो लगभग प्लस में 0.7 वोल्ट पर होती है। तो pH 4 पर लगभग -0.3 से 1.0 वोल्ट, और pH 9 पर -0.6 से +0.7 वोल्ट के बीच का जो रीजन है ये होगा स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। इस कंडीशन में या इस रीजन के अंदर, इस रीजन में अगर कोई स्पीसीज है तो वो स्टेबल है। दैट मीन्स अगर कोई स्पीसीज डिजॉल्व है और उसके जो आयन पेयर बनते हैं, उन आयन पेयर के अकॉर्डिंग उसका जो विभव है, रिडॉक्स पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल यदि इन pH के बीच में, इनकी दी गई रेंज के बीच में आ रहा है, तब तो वो जो सॉलिड मटेरियल है वो उसी फॉर्म में रहेगा, वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस में भाग नहीं लेगा। लेकिन यदि उसका विभव मान इस रीजन से ऊपर की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो स्पीसीज स्टेबल नहीं रह पाएगी। उस कंडीशन में वो वो स्पीसीज रिडॉक्स प्रोसेस में भाग लेगी। तो कौन से प्रोसेस में स्पीसीज भाग लेगी वो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर
कौन से रीजन में पोटेंशियल रेंज रिप्रेजेंट कर रही है। यदि किसी स्पीसीज के आयन पेयर के लिए पोटेंशियल वैल्यू ये अपर रेंज जो आ रहा है यहाँ पर इसके ऊपर वाले रीजन में आ रहा हो, अगर ऊपर वाले रीजन में आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आयन पेयर अपचयन अभिक्रिया में भाग लेगा। उससे आयन पेयर का खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, और वो वाटर मॉलिक्यूल को O2 में ऑक्सीकृत करेगा। तो आयन पेयर का यदि जैसे हम कहें कि स्पीसीज M+ है और उसका पोटेंशियल वैल्यू 1.2 वोल्ट है, प्लस में 1.2 वोल्ट है, तो वो इस रेंज से बाहर आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस और वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होंगे O2 के रूप में। यदि डिजोल्व जो आयन पेयर है उनका पोटेंशियल वैल्यू -0.8 वोल्ट हम मान लेते हैं कि इतना आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो आयन पेयर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा या वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भाग लेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। यहाँ इस कंडीशन में होने पर ये जो प्रोसेस है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार से वो जो स्पीसीज हैं वो रेंज से बाहर होने पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भाग लेगी। अगर अपर रीजन में है, अगर वो अपर रीजन में है तो इस प्रकार से वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भाग लेगी, रिडक्शन प्रोसेस में भाग लेगी, खुद रिड्यूस्ड होगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको O2 के रूप में ऑक्सीडाइज कर देगी। इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ इस प्रोसेस में H+ आयन बनते हैं, तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो हायर pH वैल्यू पर होती है, क्योंकि H+ आयन को कंज्यूम करने के लिए क्या चाहिए, OH- आयन, और OH- आयन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा वहाँ पर pH भी उतना ही अधिक होगा। तो हायर pH कंडीशन पर इस प्रकार की जो रिएक्शंस है उनकी होने की संभावनाएं होती है। तो अगर हम उच्च pH वाले जल में किसी स्पीसीज को घोलते हैं तो या तो वो स्टेबल रहेगी, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो वहाँ पर उस वाटर सॉल्वेंट के अंदर रिडक्शन प्रोसेस में भाग लेगी, खुद रिड्यूस्ड हो जाएगी। लेकिन यदि वो नीचे वाले रीजन में आ रही है तो उस कंडीशन में वो मेटल M वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके खुद ऑक्सीकृत हो जाएगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपचयित होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि M+ के रूप में ऑक्सीकृत हो गया। H2O को जब हम H+ और OH- आयन के रूप में लिखेंगे तो ये OH- आयन कैंसिल आउट, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो H+ आयन है वो H उदासीन के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस प्रकार से अगर लोअर pH वाला कंडीशन है तो वहाँ पर उस कंडीशन में किसी स्पीसीज़ को वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो स्पीसीज़ खुद का ऑक्सीडेशन कर लेती है और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका अपचयन हो जाता है। इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है वो लोअर pH कंडीशन में इजी गोइंग होती है। इस प्रकार किसी स्पीसीज़ के आयन पेयर के लिए कहा जा सकता है कि यदि वह जल में घुला हुआ है और उस आयन पेयर का रिडॉक्स पोटेंशियल मान जल के स्टेबिलिटी रेंज में है
तो वो स्पीसीज स्टेबल होगी और किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में भाग नहीं लेगी। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि सॉलिड स्पीसीज के लिए जो रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू है वो वाटर की स्टेबिलिटी रेंज में ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो जो आयन पेयर है वो भाग ले लेता है। वो जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं वो होती हैं असमानुपातन और समानुपातन अभिक्रिया। तो उनका अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हमने अध्ययन किया रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। ओके, थैंक यू।